हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई और मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपसे बात की थी जिसमें कि साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री और ओरिजिन की बात की थी कि कहाँ से निकल कर आया, आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब्जेक्ट कहाँ से आया, कैसे बना। और दूसरी क्लास में मैंने बात की थी कि साइकोलॉजी का वर्ड मीनिंग क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस की बात की थी, परिभाषाओं की बात की थी कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बात कब ऐड की और इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा कैसे निकल कर आई। अब आज की क्लास में अगर आपने वो दोनों क्लास पहले नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा जाके। साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो आपके एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं उनके बारे में भी मैंने बात की, उनका भी एक्सप्लेनेशन किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। आज की क्लास में मैं बात करने वाली हूँ मनोविज्ञान का क्षेत्र, मनोविज्ञान का क्षेत्र। अब आप सोचेंगे कि इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ाने का क्या मतलब, क्या इससे भी क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ाने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर एक नया सब्जेक्ट बना मनोविज्ञान तो आखिर उसका जो स्कोप डिसाइड किया गया, ठीक है, जो स्कोप डिसाइड किया गया यानी कि कौन कौन से बिंदुओं को उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा, किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसमें बात की गई कि इसमें मनोविज्ञान के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। मानव व्यवहार का अध्ययन। ये तो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, मनोविज्ञान की शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो सर्वमान्य परिभाषा और जो अभी तक की चल रही है मनोविज्ञान की परिभाषा, उसमें क्या किसको स्वीकार किया गया? व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को स्वीकार किया गया। तो जाहिर सी बात है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया कि उसमें हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे और साथ में किसका व्यवहार? मनुष्य का व्यवहार यानी कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु इसमें यह सम्मिलित किया गया कि किसके व्यवहार का अध्ययन करना है। ठीक है, पहले तो इन्होंने सीधा सीधा ये बता दिया, पॉइंट आउट कर दिया कि हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ इन्होंने एक जो पॉइंट जोड़ा था वो था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत इस प्रश्न को सम्मिलित किया गया कि अगर व्यवहार है तो किसका व्यवहार है, किसके व्यवहार का अध्ययन। अब मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ और किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा? तो यहाँ पर इन्होंने बात पूरी तरह से मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट कर दी कि यहाँ पर प्राणी यानी कि जिनमें भी जान है, जिनमें आत्मा है, जिनके पास शरीर है, उन सबका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। अब इसमें चाहे मनुष्य आए, पशु पक्षी आए या फिर वनस्पतियां आए। वनस्पतियां यानी क्योंकि जान तो जीवन तो वनस्पतियों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये बिंदु रखे गए कि हम अगर अध्ययन करेंगे तो प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। प्राणी में मनुष्य भी आता है, पशु पक्षी भी आते हैं और वनस्पतियां भी आती हैं। ठीक है, आपने मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान जो आप पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कबूतरों पर, पहले पशु पक्षियों पर ही अध्ययन हुआ, यानी कि मनुष्यों पर अध्ययन होने से पहले, बच्चों पर अध्ययन होने से पहले शिक्षा के क्षेत्र में किस पर अध्ययन किया गया? पशु पक्षियों पर अध्ययन किया गया, उस बात को सिद्ध किया गया। उसके बाद वही चीज किस पर अप्लाई की गई? मनुष्यों पर, छोटे बच्चों पर अप्लाई की गई कि वो कहाँ तक की सार्थक सिद्ध होती है या फिर नहीं सिद्ध होती है। ठीक है, अब एक भारतीय मनोवैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर घोष, आप सबने नाम सुना होगा इनका। तो अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि मनोविज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों के अध्ययन को, वनस्पतियों के व्यवहार के अध्ययन को सम्मिलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारतीय जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं श्री
जगदीश चंद्र बसु। इनको किसका श्रेय दिया जाता है? बसु है ये, ठीक है। इनको किसका श्रेय दिया जाता है कि वनस्पतियों के अध्ययन को, इन्होंने ये अपने अध्ययन से सिद्ध किया कि वनस्पतियों में भी जान होती है, वो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो भी भावों का अनुभव करते हैं, ठीक है। इन सब, इसलिए उनमें भी जान है, तो आखिर हम उनके व्यवहारों का अध्ययन क्यों ना करें। और उनके जब व्यवहारों का अध्ययन भी किसके अंतर्गत हम करेंगे? वनस्पतियों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत आ गया? मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि भारतीय जो मनोवैज्ञानिक थे श्री जगदीश चंद्र बसु, उनको इसका श्रेय, सॉरी मनोवैज्ञानिक नहीं, ये वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इनको इसका श्रेय जाता है, इन्होंने वनस्पतियों के व्यवहार का अध्ययन किया और वनस्पतियां भी सुख दुख का अनुभव करती हैं और उनमें भी संवेदना होती, उनमें भी प्रत्यक्षीकरण होता है। आप नॉर्मली अपने घर में ही देखिए, अगर आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, आप उसको रोज पानी देते हैं और एक दिन आप उसको पानी समय से ना दीजिए, आप खुद महसूस करेंगे कि उस पौधे में आखिर क्या चेंजेस होते हैं। थोड़ा सा कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है, पानी देने के बाद वापस से वो फिर से ठीक हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें भी जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी कुछ ज़रूरतें हैं, उनको भी खान पान की ज़रूरत होती है और उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है, ठीक है। पौधे में कीड़े लग जाते हैं तो उनको किसका अनुभव होता है? उनको पीड़ा का अनुभव होता है उस समय, और उनमें भी इमोशंस होते हैं। इन सब का दावा किसने किया? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने किया। और इन्हीं को श्रेय जाता है कि वनस्पतियों में भी एक उनका अपना व्यवहार होता है, उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। और किसके अंतर्गत किया जाना चाहिए? मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए, और इसलिए इसको मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है। अब इसके बाद प्राणी की बात तो सब क्लियर हो गई कि प्राणी में किसको सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो अब अगली बात जो आती है, अगला पॉइंट जो आता है, जो सिगमंड फ्राइड ने बताया कि मनुष्य के मन के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। मनुष्य मन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। चेतन, अर्धचेतन, इसका नाम आप मनोविज्ञान में कई बार सुनेंगे और बार बार सुनेंगे, ठीक है। अर्धचेतन, और तीसरा है अचेतन, ठीक है। ये सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में जो भी दिया, व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत, उसमें इन 3 बातों को क्लियर किया। और यहाँ पर भी जो मानव मन के 3 स्तर बताए गए, इनको भी मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया, क्योंकि ये माना गया, ये पूरी तरह से सिद्ध हुआ कि मनुष्य के जो मन है उसके 3 स्तर हैं। एक तो जो बाहर से दिखा रहा है, यानी कि चेतन स्तर क्या है? वो बाहर से दिखा रहा है। अगर किसी के घर पे आने से या सामने से आने से अगर मान लीजिए कोई मनुष्य खुशी जाहिर कर रहा है, लेकिन तो वो किस में आएगा? चेतन में। लेकिन मन ही मन वो कह रहा है कि अरे मैं तो ये काम करने वाला था, ये गलत समय पर आ गया, मुझे इससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, या उसको गाली देने की मन करता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोल जाते हैं, मन ही मन में कुछ बातें खुद से कर लेते हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। तो ये आपका किस में आ जाता है? अचेतन में आ जाता है। अब अर्धचेतन क्या है? कि जो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम करता है, यानी कि जो हम चाहेंगे, जो अर्धचेतन मेरा चाहेगा, वही बात यहाँ से निकलकर कहाँ जाएगी? चेतन तक जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो बहुत सारे टेस्ट बन रहे हैं, जो बच्चों पर रिसर्च किए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं कि किसी के अचेतन से कोई बात निकलवा कर चेतना तक कैसे लाई जाए, ठीक है। तो ये इन तीनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। यहाँ पर केवल मनोविज्ञान की बात नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान की बात नहीं है, बच्चों के लिए हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी जो कहते हैं ना हमारा संपूर्ण जीवन है, वो सब इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि हमारा अचेतन
और बातों में उलझा रहता है, लेकिन हमारा चेतन उन बातों को बाहर आने से मना करता रहता है। ठीक है, जो हमारी इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कुछ ऐसी बात जो कि हमारे अचेतन में जाकर दमित हो जाती है, उसको भूलते नहीं, हम किसी से बोल नहीं पाते हैं, हम कह नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे अचेतन में वो बात स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैंने इसका एक्सप्लेन नहीं किया है, एक सतही सी बात, जो एक नॉर्मल बात जो है, जिससे आपको इसका मीनिंग पता चल जाए, वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। ठीक है, अब मनुष्य के व्यवहार में सबसे पहले तो मानव मन के 3 स्तर सम्मिलित कर लिए गए, फिर इसके बाद आंतरिक और बाह्य व्यवहार, आंतरिक व्यवहार प्लस बाह्य व्यवहार, यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति के मन के स्तरों का तो अध्ययन करेंगे ही करेंगे, उनको सम्मिलित करेंगे, साथ में किसी व्यक्ति का बाह्य व्यवहार कैसा है, ठीक है, वो आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसका आंतरिक व्यवहार कैसा है, यानी कि परिस्थितियां चाहे नियंत्रित हो या नियंत्रित, आप किसी का व्यवहार चाहे सामने से देख रहे हो या छुपकर उसका अध्ययन कर रहे हो, पीछे से अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हो, वह सभी परिस्थितियों में व्यक्ति का आंतरिक व्यवहार, यानी कि उसका आंतरिक मतलब जो वास्तविक व्यवहार होता है, ठीक है, और बाह्य व्यवहार यानी कि जो हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है, उन दोनों का अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाएगा। अब मानव के ज्ञानात्मक पक्ष, यानी ज्ञान से संबंधित जितनी भी बातें वो सब मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। दूसरा, भावात्मक पक्ष, यानी कि भाव, जो भी भाव है मनुष्य के, उन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। और तीसरा, क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, ठीक है, तो क्रियात्मक पक्ष, जब आप एक लेसन प्लान बनाते हैं क्लासरूम में तैयार करने के लिए, तो उसमें आप कुछ उद्देश्य लिखते हैं कि अगर इस लेसन प्लान के उद्देश्य क्या क्या है, आखिर अगर ये हम एक पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं तो किन उद्देश्यों को, तो उसमें आप कुछ ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य पहले बच्चे के देते हैं कि अगर हम ये इस लेसन प्लान से बच्चे के ज्ञानात्मक स्तर के का क्या विकास होगा, उसके भावात्मक स्तर का क्या विकास होगा, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्रियात्मक स्तर यानी कि क्या क्रिया करेगा बच्चा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो 3 स्तर हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनका एक्सप्लेनेशन आपका टीचर एजुकेशन वाला जो पॉइंट है, जहाँ पर टीचर एजुकेशन का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक है, और इससे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं और वहीं पर इनके क्वेश्चन भी आपको क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना जो बताया गया, अभी आपको पढ़ाया गया, ये सारा का सारा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और बाकी तो मनुष्य कहते हैं ना कि जब समय परिवर्तनशील है, समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो समाज के हिसाब से मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं, और आवश्यकताएं बदलती हैं तो मनुष्य के व्यवहार में भी परिवर्तन आता जाता है। अब मनुष्य का व्यवहार जो है ना, जो वो प्रदर्शित करता है, वो असीमित क्रियाएं करता है, उनमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने 8-10 क्रियाएं उसकी नोटिस कर ली और उनका अध्ययन कर डाला। मनुष्य का जो व्यवहार है वो असीमित क्रियाएं करने वाला है, और उन्हीं के व्यवहार जैसा उसका असीमित है, तो असीमित व्यवहार के साथ साथ वो असीमित क्रियाएं भी करता है, ठीक है। तो आज के क्लास में आपने क्या पढ़ा कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले तो हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे, ठीक है, व्यवहार में भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। प्राणी मतलब जिसमें भी जान है उसमें मनुष्य आता है, और मनुष्य भी कैसा, हर एज का मनुष्य, बच्चा भी, क्योंकि शिक्षा जो है एक तरीके से क्या कहा गया है, शिक्षा को जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो मनोविज्ञान में अभी आगे जब आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, तो जब शिक्षा गर्भाधान से मृत्यु तक चलती है, तो मनोविज्ञान का जब एप्लीकेशन शिक्षा के क्षेत्र में होता है, तो मनोविज्ञान भी गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। ये अभी आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। और बाकी मनुष्य के हर एज के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, चाहे वो बच्चा हो, नवजात शिशु हो, चाहे वो शैशव हो, चाहे युवावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो या फिर वृद्धावस्था हो, जब तक कि मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती
तब तक उसके प्रत्येक व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, फिर पशु पक्षी, हर तरीके के पशु होंगे, पक्षी होंगे, सभी के व्यवहारों का अध्ययन किया जाएगा। फिर आपका वनस्पति जगत से भी आता है कि वनस्पतियों का अध्ययन, क्योंकि उनमें भी संवेदना होती है, उनमें भी प्राण होते हैं और ये बात सिद्ध की जा चुकी है। ठीक है, इसलिए जो भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु थे, उन्होंने इसकी क्षेत्र में पहल की और सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब वनस्पतियां भी व्यवहार करती हैं तो उनका अध्ययन भी मनोविज्ञान के अंतर्गत होना चाहिए। फिर मानव मन के 3 स्तर, चेतन, अचेतन और अचेतन, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन का अध्ययन किया गया। फिर मनुष्य के चाहे व्यवहार आंतरिक हो या फिर बाह्य व्यवहार हो, ठीक है, चाहे उसका ज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे भावात्मक पक्ष हो या फिर क्रियात्मक पक्ष हो, इन सभी का अध्ययन कुल मिलाकर कह लीजिए कि मनुष्य जीवन, मनुष्य क्या, प्राणी, ठीक है, प्राणी के प्रत्येक पहलू, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, प्राणी क्या करता है ज़्यादातर, ठीक है, या तो वो सोचता है, या तो वो करता है, और या तो वो भावों का प्रदर्शन करता है। ठीक है, उसका जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द बिल्कुल घूमता रहता है। यानी कि मनोविज्ञान प्रत्येक बिंदु पर व्यक्ति के जीवन में काम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और कोशिश करती हूँ कि बहुत सरल भाषा में और बिल्कुल विस्तृत तरीके से डीपली आपको तक मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूं, गहराई तक, ताकि जो बिगनर्स है, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम देने की अभी पढ़ाई अपनी पूरी करके आए हों, कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं वो तो अपने एक स्तर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, कि उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है, बहुत सारी चीज़ें वो जान चुके होते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो किस एग्ज़ाम की कर रहे हैं, करना चाहते हैं। आप अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि एक शिक्षक के सामने पढ़ाने की समस्या नहीं होती है, समस्या इस बात की होती है कि उसकी ऑडियंस कैसी है, उसका मानसिक स्तर कैसा है, किस लेवल का है। आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपको हर तरीके के बच्चे पता चल जाता है कि कौन पढ़ने में तेज है, कौन इसका आंसर देगा, किसको ये बात पता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल जीरो से शुरू किया है कि बिल्कुल शून्य जो है उसके लिए ये है कि वो शून्य से शुरुआत करेगा और अच्छी तैयारी करेगा बच्चा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आ रही हो, लाभकारी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।